जितवा दिए गए चोरों डाकुओं लुटेरों को। एक तो यह कि जाली पार्लियामेंट है नंबर 1, कि अब कच्चे के डाकू बैठ के फैसला करेंगे कि उस एरिया के एसएचओ किसमें लगने हैं। सर 5-6 चीजें तो कंफर्म है। पहला ये है कि मैंडेट लोगों ने 2 तारीख इसलिए दी थी तहरीक इंसाफ को। क्या हल्फन कह सकते हो कि इन्होंने ये मुल्की मफाद में किया है? नहीं कह सकते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अब्बासी। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सदीक जान साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आगाज़ में ये बताइएगा कि आप बड़े अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हत्ता कि एतजाज़ हसन साहब ने कहा था कि अगर मुझे कोई मालूमात लेनी होती है कोर्ट के रिलेटेड तो मैं सदीक जान का व्लॉग देख लेता हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि हाल ही में चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट हुई काजी फ़ाइज़ ईसा की, तो इस रिटायरमेंट को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रिलेट किया जाए, क्योंकि बड़ा एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा था और किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ की तरफ मामला जाएंगे इस रिटायरमेंट के बाद? देखिए उमर भाई बहुत शुक्रिया। 2 चीज़ों के शुरू में मैं तस्दीक कर दूँ, गुस्ताखी की माजरत। एक तो मैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर बिल्कुल नहीं हूँ और ना ही जूनियर हूँ। अब ये भी मैं नहीं कहता कि मैं जूनियर हूँ, बस कोर्ट रिपोर्टर हमारे लिए तो सब बड़े नहीं, सीनियर हैं। बस वो सीनियर और हैं। हमारे बहुत से सीनियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो असनाद मलिक साहब हैं, अहमदुल्लाह जान साहब हैं, इमरान वसीम साहब हैं, ये सब सीनियर हैं। तो दूसरा ये है कि ज़ाहिर हसन साहब ने जब ये कहा था उस वक्त क्योंकि सिर्फ करता ही मैं था, तो अब जो है वो हमारे कम से कम 8 से 9 दोस्त जो हैं वो रेगुलर यूट्यूब कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और वो मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब अहमद अदील सरफराज साहब हों या वसीम मलिक हों या बिशारत राजा साहब हों, जुल्कुरनैन साहब हों, सुहेल रशीद साहब हों, मतलब ये सब वहाँ पे ग्राउंड से रेगुलर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आप तो एजाज साहब को मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, तो आप बहुत से लोग कर रहे हैं। लेकिन जो बात आपने की है कि काजी साहब के जाने का फ़ायदा, और वो सिर्फ मसला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं था, मसला पाकिस्तान का था, 25 करोड़ लोगों का था। काजी साहब के जाने का फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। ऐसा बददियानत शख्स, एक इंतहाई घटिया, मकरूह और नीच किरदार, और 2 अल्फाज उसके लिए एक ऐसे वकील ने इस्तेमाल किए हैं जो मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाहता कि कभी वो खुद इस्तेमाल करना चाहें तो करें। शायद उन्होंने मुझसे बात करते हुए कर दिए हों कि ऑफ कैमरा समझ के, क्योंकि मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये गुंडा है, ये बदमाश है। क्योंकि मैंने ना, हम दोस्त बैठे थे, सारे दोस्त बड़े मायूस बैठे थे कि बड़ी मायूसी वाली बातें हो रही थी कि क्या हुआ है, मंसूर साहब को आउट कर दिया है या ये साहब को सिलेक्ट कर लिया है। तो 4-5 हम दोस्त बैठे थे या ज़्यादा बैठे होंगे, तो मैंने ना कहा चलें यार ज़रा कॉल्स करते हैं। हमने रिटायर्ड जजेस को कॉल्स की, हमने कुछ अटर्नी जनरल्स जो साबिक अटर्नी जनरल्स हैं उनको कॉल्स की, बड़े वकला को कॉल की, एक बहुत बड़े वकील को कॉल की मैंने। तो मैंने ज़रा शुरू यहाँ से किया, मैंने कहा सर होप दें, उम्मीद दें, बताएं। तो उन्होंने आगे से चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, मतलब इतना कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेट करो। मैंने कहा सर क्या है सेलिब्रेट करने के लिए, बताएं जरा, जानना चाह रहे थे ना, जरा बताएं। उन्होंने कहा कि सदीक भाई बात यह है कि काजी जो कुछ कर रहा था वो इसलिए नहीं कर रहा था कि उस वक्त उसको आईनी तरमीम सपोर्ट कर रही थी। वो गुंडा था, वो बदमाश था, वो गुंडागर्दी कर रहा था, वो बदमाशी कर रहा था। उन्होंने कहा कि बात यह है कि उस जैसा बदयानत और घटिया शख्स नहीं है कोई दूसरा पाकिस्तान पूरे में। और उन्होंने कहा कि याहिया साहब जो है वो बड़ा बैलेंस अप्रोच के साथ, वो कि उनका भी इख्तलाफ ये था कि मसला याहिया साहब नहीं है, मसला ये प्रोसेस है जिसके जरिए याहिया साहब को लगाया गया। एक ऐसी पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 की है, जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, जिन्होंने पर्सन स्पेसिफिक किया है, जिन्होंने टारगेट करने के लिए जजेस को किया है। लेकिन उन्होंने कहा याहिया साहब मतलब उसका 2% भी नहीं करेंगे जो कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा ने किया है। तो उन्होंने कहा कि सब चीज़ें ठीक होंगी और वो तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने एक और बात की बड़ी इंटरेस्टिंग, कहते हैं देखें बात ये होती है कि मंसूर अली शाह साहब ने ना 2 साल के लिए ओरिजिनली बनना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान, लेकिन फिर ये जो गुंडा था, बदमाश था, घटिया और नीच और मकरूह और गलीज इंसान, इसने जो वारदात डाली, इजाज़ुल हसन साहब को मुसाफी होना पड़ा, मज़ाहिर अकबर नबी साहब को मुसाफी होना पड़ा। तो खैर मज़ाहिर साहब ने तो वैसे ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनना था, लेकिन इजाज़ुल हसन साहब ने तो बनना था। आज यानी इजाज़ुल हसन साहब ने हलफ उठाया होता अगर इजाज़ुल हसन साहब मुसाफी ना होते। तो उन्होंने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि शाह साहब वही 2 साल ही उनकी किस्मत में हो, और ये जो स्ट्रगल शुरू होगी, जो केसेस शुरू होंगे, जदोजहद शुरू होगी, हो सकता है इसको 1 साल लग जाए और 1 साल बाद ही शाह साहब बन जाए चीफ जस्टिस पाकिस्तान। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मंसूर अली शाह साहब भी बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे, क्या वो एजुटेशन से बनेंगे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से बनेंगे, क्या होगा ऐसा कि क्यों वो बन जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लड़ाई तो होगी, लड़ाई तो होगी। अच्छा, आपने
طریقہ کار کا ذکر کیا جسٹس یہ آفریدی کا، تو مجھے بنیادی طور پر یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی مثال دی جاتی ہے کہ امریکہ میں جو سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ پارلیمان آخر کار فیصلہ کرتی ہے چیف جسٹس کا۔ انڈیا کی بات ہو رہی ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پر کالجیم سسٹم ہے جس کے تحت چیف جسٹس کا تقرر ہوتا ہے، آخر کار پارلیمان ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس نے چیف جسٹس بننا ہے۔ تو کیا یہ طریقہ کار پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان میں اس کے جو فوائد ہیں وہ نہیں آ سکتے؟ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیا امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں کے پارلیمنٹیرین ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہیں؟ انڈیا میں الیکشن کیا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارا ہوتا ہے؟ انڈیا میں دیکھیں ابھی الیکشن ہوا، کیا کسی ایک بھی جماعت نے وہاں پہ کہا کہ وہاں پہ کوئی فارم چینج ہو گئے یا ووٹ ہم نے ڈالے کسی اور کو نکلے کسی اور کے؟ ایسا نہیں ہوا کرتا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں خیر ایک قانونی بحث بھی ہے، وہ بڑی ٹیکنیکل ہے، اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک انٹرویو کروں گا بیرسٹر سعد رسول صاحب کا کہ جن ملکوں کا حوالہ دیا جاتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہمارے اور ان کے قانون میں کیسے فرق ہے اور ہم کن چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں تو خیر وہ اس پہ بات کریں گے سعد رسول صاحب ان سے جب میں انٹرویو کروں گا۔ بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ کسی ایک بندے کو کہیں جو ان ترامیم کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اسے کہیں گے تم آن روز کے بعد کہہ سکتے ہو کہ یہ پارلیمنٹ حقیقی عوامی نمائندہ پارلیمنٹ ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیا حلفاً کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے یہ ملکی مفاد میں کیا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ سر 5-6 چیزیں تو کنفرم ہیں۔ پہلا یہ کہ مینڈیٹ لوگوں نے 2 تاریخ سے دی تھی تحریک انصاف کو، جتوا دی گئی چوروں ڈاکوں لٹیروں کو، اس سب کے پیچھے تھے سکندر راجہ اور قاضی فائزی صاحب، دونوں کے لیے ترمیم کروائی جانی تھی، اور ایک تو آؤٹ ہو گیا، دوسرا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اپنی تسلط قائم کرنے کے لیے، عوام کے لیے نہیں کیا جا رہا۔ پھر یہ سارا جو پروسیس یہ پارلیمنٹ کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہ جعلی پارلیمنٹ نہ بھی ہوتی تو یہ عدلیہ کے اندر مداخلت ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ پارلیمنٹرین بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کون سا بینچ ہوگا، جن کے خلاف کیسز جانے وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ یہ کسی نے فیس بک پہ بڑی اچھی پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی کہ اس آئینی ترمیم کا لب لباب یہ ہے کہ اب کچے کے ڈاکو بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ اس ایریا کے ایس ایچ او کس میں لگنے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ خواتین و حضرات، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم نے موجودہ صورتحال، سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کی اور خاص کر سپریم کورٹ کے کردار کے حوالے سے بات کی۔ اپنے میزبان عمر عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔